Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 27 जुलाई 2021 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करेंगे अपने डेली वाले मोटिवेशन के साथ। तो ध्यान रखना, सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं जो उस ख्वाब के पीछे मेहनत पर डटे होते हैं। तो याद ये रखना है कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले बेटा ले ले, ये तेरे ही हक का है। नाउ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले गाइस अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक यादव एजुकेशन, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लेना। एक बार नजर मार लेते हैं कौन कौन सा आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है हम लोग को इस वीडियो में। आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक्स है ये पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा न्यूज में कवर की जा रही है। इस आर्टिकल के रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, क्यों न्यूज के अंदर है, क्या होती है माइक्रोप्लास्टिक्स, क्या इससे दिक्कत है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज के टाइम पर इंडिया जो है ड्रग के रिगार्डिंग किस तरीके से फाइट कर रहा है और इंडिया के अंदर जो ड्रग एडिक्शन है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। और साथ ही साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नई नई चीजें आज आप लोगों को इस आर्टिकल के रिगार्डिंग पता चलने वाली है, यहाँ इसको हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, तो यहाँ पर ये आर्टिकल आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ इवेंट्स बताऊंगा ये हिस्ट्री के जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देन उसके बाद एक प्लेस न्यूज में है मोयोंग, अब ये क्यों है चर्चा में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अगरवुड के रिगार्डिंग ये जो एक नई पॉलिसी लेकर आई गई है, अब उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या बदलाव है, क्या फायदा होगा, अगरवुड का क्या इस्तेमाल होता है, बहुत सारी नई नई चीजें आप लोग को यहां पर जानने को मिलने वाली है, क्या है एग्जैक्टली ये। देन उसके बाद बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, इनका नाम है सतीश कलसेकर, ये चर्चा में है। देन उसके बाद एक और पर्सनैलिटी चर्चा में है जिनका नाम है फकीर आलमगीर, तो दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। देन उसके बाद बांग्लादेश जो है फेसबुक का ऑल्टरनेटिव लेकर आ रहा है जोगा जोग अलपन, तो यहां पर डिस्कस करेंगे क्या है ये एग्जैक्टली। देन उसके बाद लास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की, तो ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये चर्चा में क्यों है, हमारे जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या इसके लिए अनाउंस किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं कहां कहां से रिलेट कर सकते हो। ये जो पहला वाला आर्टिकल है ये आपका एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला आर्टिकल आपका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस जो है यहां पर मैं आपके लिए कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस भी यहां पर रिलेट करने वाला हूं। देन उसके बाद थर्ड वाला आर्टिकल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। देन उसके बाद ये वाला आर्टिकल आपका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद ये वाला आर्टिकल भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहां पर हम चर्चा करेंगे अगेन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर लास्ट में हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं इस वाली बॉडी को। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग अपना पिछला करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। मतलब कि आज कितनी, आज है 27 जुलाई, ठीक है। तो मतलब 26 जुलाई को जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस करे थे उसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट आर्टिकल्स हैं उनका हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं दोबारा से, मतलब कि रिवीजन कर लेते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था जो ये आशुतोष कौशिक हैं, ठीक है, जिन्होंने बिग बॉस जीता था 2008 में और एमटीवी रोडीज जीता 5.0, ये भी यहाँ पर आप कह सकते हो जब इन्होंने यहाँ पर ये सारे शोज जीते। अब ये चर्चा में क्यों थे, क्योंकि ये दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट क्यों, आपको मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका कहना यह है कि राइट टू बी फॉरगॉटन का इस्तेमाल किया जाए और इनको पूरी तरह से भुला दिया जाए। तो कल के वीडियो में मैंने राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में सारी चीजें डिस्कस करी थी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोविजंस हैं, या फिर इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है, क्या जरूरत है इसकी, क्या सोल्यूशन है, ये सब कुछ हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो एक बार जाकर रिवीजन कर लेना इसका। देन उसके बाद हम लोगों ने कल बात करी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है, इन्होंने यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है एसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल। अब इस सर्विस बिल के अंदर जो भी व्यक्ति एक तरीके से डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करता है, वो अगर वर्कर्स स्ट्राइक पर जाते हैं, मतलब कि काम ना करते, बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग काम पर नहीं आएंगे, तो वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकेंगे, ऐसा इस बिल के अंदर डिस्कशन किया गया था। कल मैंने डिटेल में आपको बताया था। देन उसके बाद कल हमने चर्चा करी थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे नेशन को एड्रेस किया है। एक तरीके से 24 जुलाई 2021 को पूर्णिमा धम्मा चक्र डे मनाया गया था। मैंने आपको कल बताया था ये धम्मा चक्र डे क्यों मनाया जाता है।
इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। देन उसके बाद हमने कल लास्ट आर्टिकल की बात करी थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि पे करी है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनकी डेथ के ऊपर। उनका नाम है भागीरथी अम्मा। इनकी उम्र हो चुकी थी 107 साल। काफी कंट्रीब्यूट किया है, बहुत सारे लोग जो है इनसे इंस्पायर हुए हैं। इन्होंने इनफैक्ट यहाँ पर 105 साल के बाद अपनी पढ़ाई का डिसीजन लिया, इन्होंने पढ़ाई करी और फिर उसके बाद स्कोर भी बहुत अच्छा किया इन्होंने। तो यहाँ पर इसी वजह से अम्मा न्यूज में है क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। नाउ अब स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। यहां पर चर्चा हो रही है माइक्रो प्लास्टिक्स के ऊपर। अब ये न्यूज में क्यों है तो आपको ध्यान रखना है, एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। अब इन्होंने क्या करा, एक स्टडी को रिलीज किया है और उस स्टडी का जो टाइटल है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक अलोंग रिवर गंगा। यानी कि एक तरीके से जो गंगा रिवर है उसके अंदर जो भी माइक्रो प्लास्टिक्स है उसका एनालिसिस किया गया और बताया गया 5 स्टेट्स के अंदर से जो ये रिवर कवर होती है। और आप कह सकते हो जो बे ऑफ बंगाल में बहती है उससे पहले 250 किलोमीटर के बीच में ये जो रिवर बह रही है इसका जो कवरेज है, इतने एरिया के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। यानी उतना एरिया बहुत बुरी तरह से पॉल्यूटेड है माइक्रो प्लास्टिक्स के थ्रू। माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, प्लास्टिक मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो ये छोटी छोटी प्लास्टिक्स देखने को मिलती हैं इस प्रकार की। ओके, अब यहां पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग ये बात करेंगे एग्जैक्टली इन माइक्रोप्लास्टिक्स का साइज क्या होता है। तो क्या होती है माइक्रोप्लास्टिक, पहला पॉइंट नोट डाउन करो। माइक्रोप्लास्टिक्स होती हैं बहुत छोटी प्लास्टिक, इनका साइज होता है लेस देन 5 मिलीमीटर, ठीक है। 5 मिलीमीटर से भी छोटे यहां पर ये साइज देखने को मिलता है। यहां पर आप लोग कुछ इस प्रकार की पिक्चर्स ये देख सकते हो। और ये जो है ह्यूमंस के लिए भी खतरा है, प्लस जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अब इन प्लास्टिक्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो माइक्रोबीड्स जैसे कि कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि टूट टूट कर माइक्रोप्लास्टिक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें माइक्रोप्लास्टिक के अंदर काउंट होती हैं। देन उसके बाद माइक्रोप्लास्टिक अगर हम बात करें तो क्या ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए कोई डैमेज है? बिल्कुल, बहुत बड़ा डैमेज है। जो भी हमारे एक्वेटिक क्रीचर्स हैं जैसे कि टर्टल्स, बर्ड्स हो गए, एक्वेटिक बर्ड्स मतलब डक वगैरह हो गई, या फिर और भी वेरियस एनिमल्स हो गए जो कि हमें पानी के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उनकी ग्रोथ को रोक देता है और ज्यादातर एनिमल्स की डेथ हो जाती है जैसे ही वो लोग इस माइक्रोप्लास्टिक्स को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। अब यहां पे आप कह सकते हो ये माइक्रोप्लास्टिक्स आती कहां से है? कार के टायर हो गया, सिटी डस्ट हो गया। तो क्या क्या होता है आगे मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी पिक्चर दिखाने वाला हूं। क्वेश्चन पहला यह है कि इस माइक्रोप्लास्टिक के पीछे का रीजन क्या है। पहला रीजन तो आपको देखने को मिलेगा कुछ गंदा पानी है जो कि बड़े सारे शहरों से निकल रहा है, उसके बाद उन रिवर्स के अंदर मिल रहा है, तो उसके अंदर यह माइक्रोप्लास्टिक वाली सिचुएशन जनरेट हो जाती है। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, रिलीजियस ऑफरिंग्स हो गए। रिलीजियस ऑफरिंग्स मतलब आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारी जो भी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें रैप कर कर नदी में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है उस चीज के रिगार्डिंग भी माइक्रोप्लास्टिक काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आती है। प्लस जो है इंडस्ट्री का वेस्ट वो तो है ही, उसकी वजह से भी माइक्रोप्लास्टिक्स काफी हद तक बढ़ी हैं और ये रिवर के अंदर पोल्यूशन का एक मेन कारण बढ़ चुका है। देन उसके बाद जो ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं या फिर वेस्ट मटेरियल्स प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत बड़े बड़े साइज में भी देखने को मिलते हैं। रिवर के अंदर जाकर ये टूटने लगते हैं और टूट टूट कर भी माइक्रो प्लास्टिक्स के अंदर, माइक्रो पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी सिचुएशन के कारण माइक्रो प्लास्टिक यहां पर क्रिएट हो जाती है। देन उसके बाद यहां पे क्वेश्चन यह है ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ये हार्मफुल है स्पेशली किस लिए? अब यहां पर मतलब क्यों, ऐसा क्या है इसके अंदर ये जो हार्मफुल है? अब यहां पे आप देख पाओगे जैसे कि ये प्लास्टिक्स होती हैं इनको लगभग आप कह सकते हो 100 साल लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, ठीक है। अब यहां पर किस टाइप की प्लास्टिक है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम पर वो डिकम्पोज होगी। लेकिन क्या होता है बहुत सारी मैरिन स्पीशीज होती हैं, यानी कि मैंने आपको बताया जो पानी वाले जानवर होते हैं बहुत सारे, ठीक है, वो क्या करते हैं इस प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेते हैं। अब वो प्लास्टिक वो कंज्यूम कर रहे हैं और आप कह सकते हो सी फूड खाया भी जाता है। अब क्या होगा वो प्लास्टिक उन्होंने कंज्यूम किया और वही प्लास्टिक उसके बाद जो है वो सी फूड को बनाया गया, देन उसके बाद वही चीज गंदगी आपके बॉडी के अंदर पहुंच गई। ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल यह है जो ये मैरिन स्पीशी हैं जैसे कि जू प्लैंकटन हो गए। जू प्लैंकटन क्या होते हैं, इस प्रकार से जू प्लैंकटन होता है। ये आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये जो जू प्लैंकटन है ना इसके बीच इसके जो पेट में, ये एक्सरे वाला फोटो है,
यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी माइक्रोप्लास्टिक है, ये माइक्रोप्लास्टिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये जू प्लैंक्टन को छोड़ो, इसके बाद आप लोग देख पाओगे पिछले कुछ सालों के अंदर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बहुत सारे मैरीन एनिमल्स जैसे कि वेल हो गया, सी बर्ड, टर्टल्स, ये सब हो गए, इन्होंने प्लास्टिक को इंजेस्ट किया और उसके बाद प्लास्टिक खाने की वजह से, सफोकेशन की वजह से सांस आई नहीं और उसकी वजह से इन सारे जानवरों की डेथ हो गई है। तो ऐसी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। मतलब ये जो माइक्रोप्लास्टिक है ये जानवरों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अब जानवरों के लिए भी खतरा है तो यहां पर ह्यूमंस के लिए भी होगा डेफिनेटली। अब मैंने आपको बताया ये वाटर हो गया, तो वाटर के अंदर ये माइक्रोप्लास्टिक कहां कहां से आ रही है। सबसे पहला जो ये सीवेज वाटर है, यहां पे गंदगी है, कपड़े धुल रहे हैं या फिर और भी यहां पे आप देख सकते हो फेस का स्क्रब हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। अब इससे क्या होगा, यहां पर जो गंदा पानी निकल कर आ रहा है रिवर के अंदर डाल दिया जा रहा है, तो इससे ये माइक्रोप्लास्टिक जनरेट हो रहा है। उसके बाद यहां पर और भी गंदा पानी आ रहा है, कूड़ा करकट सब कुछ डल रहा है, प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक्स डेब्रिस हैं, सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। अब ये सारे माइक्रोप्लास्टिक इसमें है, प्लस इसमें मछलियां भी हैं। मछली क्या है, एक सी फूड है जिसको खाया भी जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है आपको मालूम होगा, जो ये नदियां समंदर है यहाँ से सॉल्ट भी निकल कर आता है। अब क्या है, सॉल्ट बना लिया, चलो कोई बात नहीं, सॉल्ट के अंदर आपको दिक्कतें देखने को मिलेंगे, प्लस सी फूड खाया जाता है। अब सी फूड पहुंचा आपके मील में और आपने इसको कंज्यूम किया, तो कहीं ना कहीं एनिमल्स के साथ क्या हो रहा है, ह्यूमंस भी जो है पूरी तरह से इस माइक्रोप्लास्टिक से इन्फेक्ट होते हुए नजर आएंगे। ओके, कुछ इस प्रकार का ये नया फूड चेन आज के टाइम पर क्रिएट हो चुका है। माइक्रोप्लास्टिक होगी यानी छोटी छोटी प्लास्टिक होगी, माइक्रोप्लास्टिक से जाएगा फिश के मुंह में और फिश से जाएगा इंसान के मुंह में। ओके, ये चीजें यहां पर देखने को मिल जाती हैं। क्वेश्चन ये है ह्यूमंस के ऊपर एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका। तो ह्यूमंस के लिए बात करें तो ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ये काफी हद तक बढ़ चुका है और ये फूड चेन के अंदर आ चुका है और इनफैक्ट टैप वाटर, सॉल्ट हो गया या फिर सी फूड हो गया, इसके माध्यम से ह्यूमन बॉडी के अंदर ये माइक्रोप्लास्टिक्स एंटर कर रही हैं। देखो, एक स्टडी पब्लिश करी थी प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर 2019 के अंदर, और ये स्टडी ये बताती है कि हर साल अगर हम बात करें तो लगभग जो भी एक एवरेज पर्सन है, वो लगभग एवरेज पर्सन क्या करता है, 50,000 पार्टिकल्स जो है माइक्रोप्लास्टिक के वो खा जाता है इन्हीं चीजों की वजह से। तो आप कह सकते हो ये स्टडी ये बता रही है और इससे उसके ऊपर क्या इन्फेक्ट पड़ता होगा, क्या इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ता होगा। बहुत सारी डिजीज जो है बॉडी के अंदर जनरेट हो जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बोला यह जाए है कि जो ये माइक्रोप्लास्टिक से ऑब्वियस सी बात है, बार बार उसी चीज़ को यहाँ पर दोहराया गया है, ह्यूमंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारे केमिकली प्रोसेसिंग के थ्रू यहाँ पर प्लास्टिक को बनाया जाता है और उन्हीं सब चीज़ों को अगर बॉडी के अंदर जाएगी वो, तो वो कहीं ना कहीं खतरा रहेगा। देन उसके बाद इंडिया के क्या क्या एफर्ट हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देख रहे होंगे आर्टिकल को हमने हर एक साइड से हिट कर लिया है, चाहे वो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, चाहे कोई मेंस में क्वेश्चन आए, हम लोग रेडी हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट करने के लिए। तो पहला एफर्ट है, लगभग 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से भी ज्यादा ने यहाँ पे ज्वाइन किया है कि ये लोग प्लास्टिक पोल्यूशन से फाइट करेंगे, यानी कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होती हैं उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा, जैसे कैरी बैग्स, कप्स और भी बहुत सारे प्लास्टिक्स हो गए, उन सब के ऊपर बैन लगाया जाएगा। बैन लगेगा तो इस्तेमाल नहीं होगा, इस्तेमाल नहीं होगा तो वाटर में नहीं पहुंचेगा, वाटर में नहीं पहुंचेगा तो वो ह्यूमन के अंदर भी नहीं आएगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडिया ने एक तरीके से अपना ग्लोबल एक्लेम भी जीता। इंडिया ने 2022 तक का टारगेट रख रखा है कि हम लोग पूरी तरह से जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको एलिमिनेट कर देंगे, कम से कम कर देंगे। तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव्स हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां पर चर्चा हो रही है फाइटिंग ड्रग मीनेस। मतलब यह है आज के टाइम पर भारत के अंदर ड्रग को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। अब ये जो ड्रग है, एडिक्शन है बहुत सारे लोगों को, उसके रिगार्डिंग भारत किस तरीके से आज के टाइम पर इन सब चीजों से फाइट कर रहा है, प्लस यहां पर इंडिया के अंदर क्यों इतनी चीजें बढ़ चुकी हैं, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो ये आर्टिकल चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में इंडिया ने 26 बायलैटरल पैक्ट को साइन किया है, 15 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेकर। मतलब ये सारे एग्रीमेंट्स पता है क्यों साइन किए गए हैं भारत के द्वारा इंटरनेशनल साइट पर या फिर बहुत सारे बॉडीज के साथ में। तो ये एग्रीमेंट साइन इसलिए करे गए हैं ताकि जो ये ड्रग्स का इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि ड्रग्स को अवैध तरीके से इधर से उधर किया जाता है, तो उन सब चीजों को रोका जाए। उन सब चीजों के ऊपर रोक लगेगी तो कहीं ना कहीं एडिक्शन भी यूथ के अंदर कम होगा। तो उसी लिए ये सारे पैक्ट्स वगैरह को साइन किया है भारत ने। अब आगे हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं ये ड्रग का संकट भारत के अंदर इतना बड़ा क्यों है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है ये जो मीनेस है, यानी कि जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शन की, वो बहुत तेजी से फैली है भारत के जवानों के अंदर। यूथ है इंडिया के, उनके अंदर ये सबसे तेजी से फैलती हुई नजर आएगी। क्यों? सबसे बड़ा कारण और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होगा। इंडिया जो है, इंडिया एक सैंडविच की तरह है। सैंडविच मतलब इंडिया बीच में आता है, किसके ऊपर? ऊपर आपको ये गोल्डन क्रीसेंट देखने को मिलेगा
और नीचे गोल्डन ट्रायंगल है, तो गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में भारत आ जाता है। उस वजह से भी यहां पर जो एक तरीके से आप कह सकते हो ड्रग एडिक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। अब आप कहोगे गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप देख पाओगे गोल्डन क्रीसेंट इस वाले एरिया को बोलते हैं, ये इंडिया हो गया, और यहां पर गोल्डन ट्रायंगल ये हो गया। अभी मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं इस वाले मैप को, देखो ये कुछ ज्यादा क्लियर है। इंडिया का मैप है, गोल्डन क्रीसेंट वाले में ये 3 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और जो गोल्डन ट्रायंगल है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है? इसमें आता है म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और लाओस। ये चारों कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, और इंडिया यहां पर बीच में है, तो मतलब सैंडविच बन चुका है। इंडिया सैंडविच की तरह बीच में फंस जाता है। अब यहां पर इनको दोनों को इतना ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? क्योंकि जो ओपीएम होता है, ओपीएम मतलब जो अफीम होता है, अफीम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है इन कंट्रीज के अंदर प्लस इन कंट्रीज के अंदर। ओके, अब यहां पे बोला यह जाता है जो ये अफीम है बेसिकली ये इन कंट्रीज के अंदर सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर दुनिया भर में सबसे ज्यादा अफीम का प्रोडक्शन होता है। देन उसके बाद म्यांमार के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आप कह सकते हो कि इन्हीं सब चीजों की वजह से इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा इलिसिट ट्रैफिकिंग देखने को मिल जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये जो गोल्डन क्रीसेंट है या फिर गोल्डन ट्रायंगल है, ये पिछले साल से लगभग चौथी बार न्यूज में है और इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 आई। इसमें यहां पे पता ये चला कि देखो ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत सारे अलग अलग तरीकों में भी होता है। भारत के अंदर बात करें तो जेनरिक ड्रग्स के आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जेनरिक ड्रग्स का इंडिया, पूरे दुनिया भर में अगर हम बात करें। प्लस जो है यहाँ पे जो ड्रग्स वगैरह इसका शिपमेंट इसको बेचा जाता है, बेचा गया है लगभग 19 मेजर डार्कनेट मार्केट्स के अंदर, ठीक है। गलत तरीके से आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी देखने को मिल जाती है। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिपोर्ट है बेसिकली उसमें यहाँ पर ये पता चलता है कि इस रिपोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट जो है रिलीज करी गई थी किसके द्वारा? एम्स के द्वारा 2019 के अंदर। इसमें रिपोर्ट के अंदर ये बताया कि लगभग जो 5 करोड़ इंडियंस हैं वो एक तरीके से उन्होंने कैनबिस का इस्तेमाल किया है, मतलब जो भांग होती है उसका इस्तेमाल किया है, प्लस अफीम का इस्तेमाल किया है, ठीक है। कितने लोगों ने? 5 करोड़ इंडियंस है, ये बहुत बड़ा नंबर है। देन उसके बाद ये बोला जाता है लगभग 8.5 लाख पीपल ने अपने बॉडी के अंदर ड्रग्स को इंजेक्ट किया है, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये स्टडी करी गई है 2018 में, उसके बारे में बताया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे जो इतने भी केसेस हैं, टोटल केसेस, इसमें से भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं जो कि टॉप पर है, जहां पर सबसे ज्यादा ये ड्रग एडिक्शन देखने को मिलेगा? तो वो है पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। ये सारे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो अपने एसए पेपर में भी, या फिर जो है अपना जो भी जीएस पेपर्स है उनके अंदर। बोला यह जा रहा है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अफीम के चक्कर में यहाँ पर फंसे रहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन यह है कि इंडिया के पास कौन कौन से स्टेप्स हैं, इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं इस पूरे के पूरे ड्रग एडिक्शन को टैकल करने के लिए? तो इंडिया ने कोऑर्डिनेशन किया है बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जो हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसने कोऑर्डिनेट किया किसके साथ? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उनके साथ मिलकर आज के टाइम पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, गलत तरीके से, अवैध तरीके से ड्रग की जो इधर से हेराफेरी होती है, उसको एक तरीके से टैकल किया जाएगा, उससे लड़ा जाएगा। प्लस यहाँ पे आप कह सकते हो जो भारत का एनसीबी है उसने कोऑर्डिनेशन किया किसके साथ? सार्क के साथ, ब्रिक्स के साथ, आसियान कंट्रीज, बिम्स्टेक, कोलंबो प्लान। तो इनके साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर चीजों को टैकल कर रहे हैं, प्लस ड्रग्स से लड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। दोनों उसके बाद यहाँ पर यह है कि देखो दूसरा इनिशिएटिव भारत का यह है कि कोऑर्डिनेशन किया है हम लोगों ने बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के साथ। अब इनके साथ जब हमारा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट मिलकर और बेहतर तरीके से वर्क कर सकती हैं। अब इसके लिए आप कह सकते हो जो ये नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है, एक तरीके से इसको सेटअप किया गया था हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2016 में। अब ये जो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इसका मेन काम यह है कि जो भी ड्रग्स के रिगार्डिंग कानून वगैरह इंप्लीमेंट किए जाते हैं, कानून को लागू किया जाता है, वो सब इस बॉडी के रिगार्डिंग किया जाएगा। देन उसके बाद ये जो हमारा नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है, बेसिकली जो सिस्टम है, इसको रीस्ट्रक्चर किया गया था, लगभग 4 टियर स्कीम के अंदर यहाँ पे बनाया गया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर ये हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाया गया था ताकि एक बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके। लेकिन आप कह सकते हो कि मतलब चीज़ें फिर भी अच्छी तरीके से वर्क करती हुई नहीं नजर आएंगी। लेकिन ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करें कि भारत के क्या क्या इनिशिएटिव्स थे। उसके बाद इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सिम्स करके। सिम्स की फुल फॉर्म है सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। पोर्टल है, बेसिकली एक वेबसाइट है। अब यहाँ पर क्या है, इस वेबसाइट पर क्या होगा, जो ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो यहां पर वर्क करेंगी, ठीक है। अब एक तरीके से जितने भी कानून है वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे, कानून लागू करे जाएंगे इस पूरे के पूरे ड्रग्स को टैकल करने के लिए। और हमारे पास एक एक्ट है, आपको मालूम होगा, ड्रग्स को टैकल करने के लिए, वो है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसको हम लोग एनडीपीएस बोलते हैं। अब ये जो एनडीपीएस है ये क्या है एग्जैक्टली, आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा।
उसके बाद नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज भी यहाँ पे भारत का इनिशिएटिव है, जिसमें भारत ने बहुत खर्चा किया है, जिसमें हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ड्रग यूज करने का कितना ज्यादा खतरनाक परिणाम देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पर ये जो ड्रग्स हैं ये काफी बुरी तरह से एडिक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो इन सब रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर पैसा वगैरह भी खर्च कर रहे हैं कि इसको कम से कम किया जा सके। उसके बाद मैंने आपको जैसा बताया कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनडीपीसी एक्ट के बारे में। तो इंडिया के पास एक और इनिशिएटिव है, वो है नार्कोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। अब जो ये एक्ट है ना, इसका मेन काम है जो भी व्यक्ति जो ड्रग्स को प्रोड्यूस कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इन सब चीजों को रोकता है यहां पर ये एक्ट। ओके, देन उसके बाद ये जो एनडीपीसी एक्ट है इसको लगभग अभी तक 3 बार बदलाव इसके अंदर कर लिया गया है, 1988 में, 2001 में और 2014 के अंदर। नाउ ये जो एक्ट है बेसिकली इसको पूरे भारत के अंदर बढ़ा दिया गया है, पूरा भारत के अंदर फैला दिया गया है। अब यहाँ पर ये हर एक इंडियन सिटीजन के ऊपर अप्लाई होता है, और कोई भी ड्रग एडिक्शन के अंदर या फिर ड्रग्स को कंज्यूम कर रहा है या फिर यहाँ पर स्टोर कर रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हो गई जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, तो उसके रिगार्डिंग ये एक्ट इस्तेमाल होगा। उसके बाद भारत का एक और इनिशिएटिव है, वो है नशा मुक्त भारत और ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन चलाना, जहां पर लोगों के पास जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ओके, नाउ ये था कंप्लीट आर्टिकल। उसके बाद आते हैं आज के नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां पर चर्चा हो रही है चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। तो न्यूज में क्यों है, क्योंकि 23 जुलाई को क्या हुआ है, इंडिया ने एक तरीके से श्रद्धांजलि पे करी है हमारे फ्रीडम फाइटर को, चंद्रशेखर आजाद जी को, उनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। अब इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई थी 23 जुलाई को, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 के अंदर। कहां पर, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई को, उसी वजह से इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है। अगर हम इनकी लाइफ के बारे में बात करें या फिर इनका जो इंडियन फ्रीडम के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो लाइफ के बारे में बात करें तो लगभग जब ये 15 साल के हुआ करते थे, स्टूडेंट थे, तो इन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया था। आपको मालूम होगा जो गांधी जी वाला ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, तो दिसंबर 1921 के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया, और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके से जैसे जैसे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था, लेकिन आप कह सकते हो इनको, मैंने बताया जैसे इनको क्या हुआ, अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इनको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया गया, और उस समय इनसे जब नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बताया आजाद, ठीक है, और अपने फादर का नाम बताया स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंस। तो तभी से इनका नाम पड़ गया है चंद्रशेखर आजाद, तो आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो ये फ्रीडम मूवमेंट है बेसिकली, इसके अंदर इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था। पहला यहाँ पर एच होगा, ठीक है, तो यहाँ पर पहला कंट्रीब्यूशन क्या है, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के तौर पर पहला कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर देश को आजाद यानी कि फ्रीडम मूवमेंट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हुआ 1922 के अंदर, अब यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी की द्वारा चलाया गया, ये खत्म हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद जी ने ज्वाइन कर लिया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये जो HRA है बेसिकली ये एक और रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, ये भी रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे। एक तरीके से ये भी आप कह सकते हो संगठन बनाया गया भारत का, इसको बनाया गया था 1924 के अंदर, कहां पर, ईस्ट बंगाल के अंदर। अब किस किस के द्वारा बनाया गया, यहां पर आप देख पाओगे कुछ नाम है, सचिंद्र नाथ सयाल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली, ठीक है, और एक ऑफशूट ऑफ अनुशीलन समिति यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके जो मेंबर्स थे बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के, वो मेंबर्स कौन कौन थे, वो थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, यहाँ पर अशफाकुल्ला खान, देन उसके बाद राजेंद्र लाहिरी, ये सारे लोग थे। उसके बाद यहाँ पर हमने देख लिया, एक तो ये चीज चलाई गई थी, एक तो ये एसोसिएशन था जो कि क्या कर रहा था, हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर इसने कंट्रीब्यूशन किया था। देन उसके बाद दूसरा एक स्टेप है वो है ककोरी कॉन्स्पिरेसी। अब ये ककोरी कॉन्स्पिरेसी भी क्रिएट किया गया था। ये कॉन्स्पिरेसी के अंदर क्या था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा फंड यहाँ पे कलेक्ट किया गया, पैसा कलेक्ट किया गया था, ताकि जो है ये जो रिवॉल्यूशन एक्टिविटीज है, क्रांति, इसको लाया जा सके, ठीक है, इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके अंदर सपोर्ट किया जा सके। उस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पैसा चाहिए, तो फंड का कलेक्शन यहाँ पर किया गया था। अब ये फंड कलेक्शन कैसे किया गया, जो गवर्नमेंट की, सरकार की प्रॉपर्टी है उनकी यहाँ पर रॉबरिंग करी गई, और रॉबरी करने के बाद एक तरीके से फंड का कलेक्ट किया गया और एक तरीके से लूटा गया बेसिकली, आप कह सकते हो। यहाँ पे ककोरी ट्रेन थी बेसिकली, तो ककोरी ट्रेन के ऊपर लूट मचाई गई, वहां से लूटा गया 8,000 रुपए लूटे गए थे उस पूरे के पूरे इंसिडेंट के द्वारा, जिसको हम लोग ककोरी कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बेसिकली यहां पर आप समझो इसको, ककोरी कॉन्स्पिरेसी था क्या।
यहाँ पर क्या था, नंबर यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्रेन थी, ट्रेन ट्रैवल कर रही थी कहाँ से, शाहजहांपुर से लखनऊ तक। अब यहाँ पे जब ये ट्रेन ट्रैवल कर रही थी तो यहाँ पर ये लूट ली गई थी ट्रेन को, आप कह सकते हो कि एक तरीके से इसके ऊपर लूटाखोरी कर ली गई, और एक तरीके से ताकि जो ब्रिटिश मनी है उसको हम लोग चुरा सकें। देन उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो लगभग 8,000 रुपये को लूटा गया था, उस समय 8,000 रुपये बहुत थे, तो उसको यहाँ पे लूटा गया। अब ये जो एक तरीके से रॉबरिंग हुई है, जो लूटा गया, उसके बाद 40 लोगों को अरेस्ट किया गया पूरे इंडिया के अंदर से। यहाँ पर कुछ नाम आपको देखने को मिलेंगे, इनको डेथ सेंटेंस मिल गई, ठीक है, यहाँ पर इनको फांसी की सजा सुना दी गई। देन उसके बाद यहाँ पर ये लोग हैं, ये लोगों को भेज दिया गया काला पानी में। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो रॉबरी है बेसिकली ये पूरी तरह से किसके द्वारा एग्जीक्यूट करी गई थी, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहरी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद। तो इन लोगों ने मिलकर इस पूरे के पूरे ककोरी कॉन्स्पिरेसी को पूरा एग्जीक्यूट किया था, पूरा कामयाब में किया था, और यहाँ पर 8,000 रुपये एक तरीके से रॉबरिंग करी गई थी यहाँ पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद एक और बहुत बड़ा इनिशिएटिव ये रहा है जो कि हमारे फ्रीडम के अंदर सबसे बड़ा योगदान इसका भी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, यहाँ पर इसका नाम है HSRA। अब इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1928 में, किसके द्वारा, पहली बात कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था आपको ध्यान रखना है, फिरोज शाह कोतला न्यू दिल्ली के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको चर्चा देखने को मिलेगी। अब इनकी डेथ हो गई थी कब, इनकी डेथ हुई थी आजाद पार्क में इलाहाबाद के अंदर 27 फरवरी 1931 में। तो आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने सीखी है यहाँ पर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर कवर करी हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, यहाँ पे चर्चा हो रही है मावयोंग की। अब ये मावयोंग क्या है, सबसे पहले आप समझो न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने एक तरीके से उद्घाटन कर दिया है किसका, इंटर स्टेट बस टर्मिनस का उद्घाटन किया गया है, कहां पर, मावयोंग के अंदर। ये मावयोंग कहां पर है लोकेटेड है, ये मेघालय के अंदर जो शिलोंग वाली जगह है वहां पर ये एक आउटस्कर्ट पे लोकेटेड है, तो वहीं पर ये इंटर स्टेट बस टर्मिनस को एक तरीके से इसका उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग समझते हैं ये मावयोंग कहां पर एग्जैक्टली, तो ये आप देख पा रहे होंगे इंडिया का मैप, और इंडिया का मैप में इधर आओगे मेघालय वाले रीजन पर, इधर यहाँ पर ये मावयोंग वाली जगह है, बेसिकली यहीं पर ये बस सर्विस को उद्घाटन किया गया है। ओके, नाउ मावयोंग क्या है, गांव है कहां पर, ईस्ट खासी हिल्स के अंदर, यानी मेघालय के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक गांव ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो इंटर स्टेट बस टर्मिनस है एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाला है। ये जो बस टर्मिनस है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसके अंदर जो पैसा लगा है वो लगवाए लगभग 48 करोड़ रुपीस यहाँ पे फंड किए गए हैं, किसके द्वारा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के द्वारा यहाँ पे फंड किया गया था। देन उसके बाद ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आज के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर आप कह सकते हो जितनी भी कैपिटल्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, उन सबको आपस में कनेक्ट किया जाए रेलवे के माध्यम से, एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से, और ये सब काम किया जाएगा 2023-24 तक। क्योंकि आज के टाइम पर जब हम बात करें जो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से जो भी कनेक्टिविटी है रेल वगैरह की वो नहीं देखने को मिलेगी, तो एक तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ाने की भी यहाँ पे चर्चा हुई भी है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे, यहाँ पर चर्चा हो रही है अगरवुड के बारे में। ये बेसिकली एक पेड़ है अगरवुड, ये लकड़ी है, लकड़ी बहुत खास है, और यहाँ पे क्या क्या यूज़ है इसका तो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इस लकड़ी को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है, रिलीज कर दिया है, आप कह सकते हो जो त्रिपुरा सरकार है वहाँ पर उन्होंने रिलीज किया है त्रिपुरा अगरवुड पॉलिसी 2021। अब जो ये अगरवुड बेस्ड इंडस्ट्री है ये आपको त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलेगी, तो वहीं की सरकार ने इसके रिगार्डिंग एक पॉलिसी 2021 लॉन्च करी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये त्रिपुरा अगरवुड पॉलिसी 2021 का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है, ये जो अगरवुड है, ये वाले जो पेड़ हैं इनको डबल कर दिया जाए, इनको उगाया और ज्यादा जाए, 2025 तक इनकी जो प्लांटेशन है उसको डबल कर दिया जाए, प्लस इनसे पैसा भी जनरेट होगा, और इस इंडस्ट्री को, अगरवुड इंडस्ट्री को लगभग $20 बिलियन की इंडस्ट्री बनाने का यहाँ पर चर्चा किया गया है, ठीक है, 20 बिलियन रुपीस की यहाँ पर एक तरीके से 20 बिलियन की यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री बनाने की चर्चा करी गई है आने वाले 5 साल के अंदर। नाउ ये जो अगरवुड है ये कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी हमारे हिमालय है, हिमालय से लेकर जो पपुआ न्यू गिनिया है वहाँ सभी जगह पर आपको ये पूरे के पूरे अगरवुड ये वाले पेड़ देखने को मिलेंगे। प्लस ये जो स्पीशी आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ही था, बेसिकली ये वाला रीजन जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा ये अगरवुड के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे, और इसी से ये फायदा जनरेट किया जा रहा है।
अगरवुड का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में बात हो रही है। अगरवुड को बेसिकली एक बहुत ज़्यादा महंगा रॉ मटेरियल बोला जाता है दुनिया भर में, क्योंकि ये तरीके से ये बहुत अच्छी खुशबू प्रोवाइड करवाता है और इसके अंदर से रेजिन निकाला जाता है। रेजिन रेजिन क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेड़ होता है, पेड़ के अंदर से ये जो इस प्रकार की स्टिकी सब्सटेंस है इसको रेजिन बोलते हैं। तो ये रेजिन निकाला जाता है। अब इसी के माध्यम से जो ये रेजिन है बेसिकली इसका इस्तेमाल करा जाता है परफ्यूम के अंदर। और ये जो वुड है, जो लकड़ी है, इसका हम लोग स्मॉल कार्विंग्स के अंदर इस्तेमाल करता है। जो नक्काशियां होती हैं वो यहाँ पर करवाई जाती हैं लकड़ी की। तो यहाँ पर आप कह सकते हो लकड़ी का बहुत ज़्यादा यूज़ है, परफ्यूम्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी वजह से ये परफ्यूम्स का पिक्चर है। प्लस आपने थंबनेल में भी देखा होगा, थंबनेल अट्रैक्टिव बनाना था, कुछ मिल नहीं रहा था, इस वजह से यहाँ पर यही मन में आया कि यही लगा दो यार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, जो ट्री है, ये जो पेड़ है, इसका क्या कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस है, संस्कृति से हमारा कुछ रिलेटेड है। बिल्कुल यहाँ पे रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखो, मैंने क्या बताया, त्रिपुरा के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं वाले पेड़। तो अगरवुड को एक खुशबू वाला प्रोडक्ट बोला जाता है। एक तरीके से ये वेल्थ को जनरेट करता है, लग्जरियस, यानी कि काफ़ी अमीर लोग रखते हैं, या फिर एक तरीके से पैसे वाले लोग रखते हैं, यानी एक मतलब वेल्थियस प्रोडक्ट बोला जाता है, लग्जरियस प्रोडक्ट बोला जाता है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जाती हैं। और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट जो रिटन टेक्स्ट है वेदास का, वहीं पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस भी इसका कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। यह आर्टिकल आपका वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर चर्चा हो रही है सतीश कालेसेकर के बारे में। यहाँ पर इन पर्सनैलिटी का आप लोग पिक्चर देख सकते हो। अब हुआ क्या है, एक रिनोन्ड मराठी पोएट हैं सतीश कलसेकर। अब यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है हार्ट अटैक की वजह से। इनकी एज थी 78। अब यहाँ पर इनका पिक्चर ये वाला आप क्लियरली देख सकते हो। मैंने आपको बताया ये जाने जाते हैं अपनी पोयम की वजह से, अपने काम की वजह से। इन्होंने एज अ पोएट काफ़ी बढ़िया वर्क किया है। बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स का कलेक्शन है इनका, जैसे कि इंद्रियोपनिषद, साक्षात, विलंबित। तो इस प्रकार के यहाँ पे पोएम्स देखने को मिल जाएंगी, इनका कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। कलसेकर जी को एक तरीके से अवार्ड दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड 2014 के अंदर, क्योंकि इनका जो एस्से का कलेक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा शानदार था, जिसको नाम दिया गया है वचनरायची रोजनिशी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये कलेक्शन भी था। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ पर इनका नाम है फ़कीर आलमगीर। ठीक है, अब ये भी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश के लेजेंडरी फोल्क सिंगर हैं। क्या है, फोक सिंगर हैं, नाम है फ़कीर आलमगीर। अब इनका भी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से। एज थी इनकी 71। पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे। इनके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि एक बांग्लादेशी फोल्क या पॉप सिंगर थे, और बांग्लादेश जो लिबरेशन वॉर हुई थी 1970 के बाद, ठीक है, 1970 में जो ये वॉर हुई थी उसके बाद इन्होंने संगीत के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। एक तरीके से जो ये सिंगर थे, आप कह सकते हो, जो ये सिंगर एक तरीके से आप कह सकते हो सिंगर के तौर पर मेंबर बने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रांति शिल्पी गोष्ठी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर। साथ साथ बोला यह जाता है जब ये 1971 की बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर थी, तो उस समय जो ये आलमगीर जी थे, इन्होंने ज्वाइन किया था स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र। ठीक है, और इन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किए बहुत सारे मतलब एक तरीके से परफॉर्म किया कि ताकि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको इंस्पायर किया जा सके। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इन्होंने फंड किया है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। एक कल्चरल इन्होंने फाउंड किया है, खोजी है एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वृषेज शिल्पी गोष्ठी। ठीक है, 1976 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गोनो संगीत सामान्य परिषद के यहाँ पे प्रेसिडेंट के तौर पे भी सर्व किया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर क्या है, जोगा जोग के बारे में चर्चा हो रही है। जोगा जोग आलापन, तो ये क्या है, तो बांग्लादेश की सरकार ने यहाँ पे काम कर लिया है कि वो लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जोगा जग। अब बेसिकली यहाँ पर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा ये फेसबुक का ऑल्टरनेटिव की तरह काम करेगा, मतलब फेसबुक के बजाय इस ऐप का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर ये जो प्रकार का काम है इससे काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंसी के ऊपर बूस्टअप मिलेगा बांग्लादेश को। जो ये बांग्लादेश का इनिशिएटिव है इससे कंट्री जो है काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंट होगी। प्लस यहाँ पर जो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स है उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। अपनी कंट्री के अंदर ही जो है इंफॉर्मेशन क्रिएट होगा, अपनी कंट्री के अंदर शेयरिंग होगी इन सारी इंफॉर्मेशन की। तो ये अपनी कंट्री का खुद का यहाँ पर इनका ये प्लेटफॉर्म होने वाला है। अब साथ ही साथ सरकार यहाँ पर ये वर्क कर रही है ताकि जो है वीडियो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। प्लस जो है बांग्लादेश ने जो भी काम किया है बढ़िया क्या है, क्योंकि आज के टाइम पर अगर हम बात करें इनका एक सुरोखा ऐप भी है। सुरोखा ऐप है कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, कि जहां पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है जैसे भारत के अंदर
आपको ये आरोग्य सेतु या फिर कोविन पोर्टल देखने को मिलेगा। तो उस प्रकार से वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन ऐप है ये सुरोखा है बांग्लादेश का, और जिसने काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क किया है, सक्सेसफुली वर्क किया है। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये लोग एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी ला रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ फेसबुक। तो उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर यह है जिसमें चर्चा हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह जी, इन्होंने आज के दिन उद्घाटन कर दिया, एक तरीके से नींव रख दी है। किसकी नींव रखी है? मल्टीपर्पज कन्वेंशन सेंटर एंड एग्जीबिशन फैसिलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ये क्या है मतलब? देखो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं। जो कन्वेंशन सेंटर होता है जहां पर बैठकर आपस में लोग बातचीत करते हैं, तो एक तरीके से मल्टीपर्पज के लिए उसको कन्वेंशन सेंटर के अलावा जो है उसका और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होगा। अब इस कन्वेंशन सेंटर के लिए एक नींव रख दी गई है, अब उसके ऊपर काम चलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आर्टिकल है। कहां पर ये रखी गई है? वो रखी गई है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। ओके, नाउ ये क्या है नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? तो आपको ध्यान रखना है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था एज अ जॉइंट इनिशिएटिव। जॉइंट इनिशिएटिव किस किस का था? तो ये था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। ये एक तरीके से वर्किंग में आया 5 सितंबर 2000 में। जो ये सेंटर है बेसिकली काम करता है जो भी एक तरीके से रीजन है वहां पर उसके डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ कुछ एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। ये कहां पर लोकेटेड है? तो शिलोंग के अंदर लोकेटेड है। यहां पर आप लोग ये व्यू देख सकते हो, तो यहां पर ये लोकेटेड है। इसको एक तरीके से प्रेसाइड किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम, एक तरीके से अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर इसको प्रेसाइड किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो कि यहाँ पर चेयरमैन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। आई होप आप लोग को ये सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेली बेसिस पर हम लोग इस वीडियो को लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग को यहाँ पर आपको वीडियो को एक तरीके से लाइक भी करना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाती है। ओके, नाउ इसी के साथ हम लोग करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।